नमस्कार दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज की कहानी समझता है जी की जुबानी। बहुत पहले, शुरू शायद मुझे करते याद हैं। नहीं है इसी क्राइम तक के एपिसोड में मैंने कोई एक ऐसी कहानी सुनाई थी कि नहीं। नोएडा की एक दो बहनों की कहानी थी जिसे मैंने खुद कवर किया था, और कुछ क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान में जो कवरेज की या स्टोरी की, उनमें से एक वो स्टोरी थी जो दिल को जिसने झकझोर के रख दिया था। एक घर के अंदर दो बहनें, दोनों पूरी तरह से शायद मानसिक तौर पर ठीक नहीं थी और घर के अंदर थी, पड़ोसियों तक को पता नहीं था। और फिर करीब 5-6 महीने बाद शायद दरवाज़ा खुला और वो दोनों कंकाल की शक्ल में बाहर निकले, लेकिन शुक्र है कि जिंदा थी। 5-6 महीने बाद और भी शरीर पे कोई मांस नहीं था। और उस खबर के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई थी। एक सवाल उठा था कि हमारा समाज, सोसाइटी कैसा है, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है हम सबको पता नहीं होता, हम सब अपनी अपनी दुनिया में मगन हैं, मस्त हैं, और बिल्कुल बाकी लोग कैसे क्या जीते हैं शायद हमें उसकी परवाह भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है। और यह हकीकत है। पहले एक दौर था जब एक मोहल्ला कल्चर हुआ करता था। उस मोहल्ला कल्चर के दौरान छोटी छोटी जगहों पे आप जाएं, गाँव में, बल्कि छोटे कस्बों में, शहरों में, तो किसके घर में क्या हो रहा, बल्कि क्या खाना बन रहा है, ये तक पता होता था। कौन किसके घर में कब मेहमान आया, कितने दिन रुका है, किसके घर में कोई फंक्शन है, किसके घर में कोई मुसीबत आई है, किसके घर में कोई अफसोस है। हर चीज़ की जानकारी होती थी और लोग एक दूसरे की मदद करते थे। ये मोहल्ले का पूरा एक कल्चर हुआ करता था और उसमें कोई जात पात या धर्म मजहब नहीं, बल्कि एक में फैमिली थोड़ा होती थी। बहुत एक बचा मोहल्ला को हुआ है। समझ लीजिए कि आप एक फैमिली। लेकिन धीरे धीरे गांव कस्बे उठकर सिमटकर बड़े बड़े शहरों की तरफ आए। कंक्रीट के जंगल में इंसानों ने अपनी जगह बनाई, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हुई, वहाँ हम सब रहने लगे। ईंट गारे और पत्थरों के इन मकानों में रहते रहते शायद हम लोग भी पत्थर हो गए। और आजकल होता ये है कि हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है, कौन रहता है, क्या करता है, कैसी हालत है, कितने मेंबर हैं वहाँ पे, शायद हम में से किसी को पता नहीं चलता। कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत वक्त के बाद पता चलता है कि अच्छा, हमारे पड़ोस में वो भी रहते थे। जब मुसीबत परेशानी आती है तो भी हमें शायद नहीं पता होता है। जबकि कहते हैं कि रिश्तेदारों से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है, आप उससे बना कर रखिए। इसलिए कि जब कोई परेशानी या मुसीबत आती है, अचानक बीमार होते हैं, डॉक्टर की ज़रूरत होती है, तो आपके रिश्तेदार आपके आसपास तो है नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उस वक्त पड़ोसी ही काम आते हैं। सबसे पहले वही आते हैं, वही आपकी मदद करते हैं। आज की ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो कहानी है इसने भी एक सवाल खड़ा किया था उस वक्त। करीब इस बात को 19 साल हो गए। सवाल ये कि हम सभी का कोई ना कोई अपना होता है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कोई अपना नहीं है। इसीलिए हर शहर में आप कभी अखबार देखें या पुलिस की रिलीज़ आती है तो पता चलता है कहीं 5, 6, 7 लावारिस लाशें मिलती हैं। लावारिस का मतलब जिसका कोई वारिस नहीं है। इनमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो नौकरी के लिए, बाकी अपनी ज़िंदगी जीने के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं। वहाँ उनका अपना कोई होता नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, जहाँ मिला वहीं सो गए, जो जहाँ से दिया जिसने खा लिया। तो जब ऐसे लोगों की मौत होती है तो उनकी लाश पे दावा करने वाला भी कोई नहीं होता, कफन दफन अर्थी के लिए भी कोई आगे नहीं आता है। तो ऐसी चीज़ें लावारिस लाशों की कैटेगरी में आती हैं। लेकिन एक इंसान जिसका अपना भरा पूरा परिवार हो, दोस्त हो, समाज हो, मोहल्ला हो, पड़ोसी हो, और उसके बारे में वो गायब हो 3 साल तक, और 3 साल तक कोई सुध ना ले, तो अजीब लगता है कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। ये कहानी इंग्लैंड की है और कहानी लंदन की है। एक लड़की जिसकी उम्र करीब 35-36 साल, कहानी उसी लड़की की है और कहानी इंसानी रिश्तों को भी झकझोर देने वाली है। जो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कही उसको लेकर। जोयस कार्ल विंसेंट, ये उस लड़की का नाम है। जोयस कार्ल विंसेंट, इसकी पैदाइश वेस्ट लंदन में हुई। वहाँ पर एक हैमरस्मिथ जगह है। पिता इसके जो थे वो कारपेंटर का काम करते थे। लॉरेंस नाम था उनका, अफ्रीकन मूल के थे। माता भारतीय मूल की थी। 5 बेटियां हुई लॉरेंस और उनकी पत्नी को। 1965 अक्टूबर में जोयस कार्ल विंसेंट की पैदाइश हुई। ये 5 बहनों में सबसे छोटी थी। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही, जब ये छोटी थी तभी माँ गुजर गई। माँ के गुजरने के बाद बाप ने बच्चों की देखभाल ठीक से की नहीं। 4 बेटियां और सबसे छोटी ये 5। पिता ने वो ध्यान दिया नहीं। कुछ वक्त के बाद डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू हो गया बच्चों पे। फिर पिता की ज़िंदगी में कोई और औरत आ गई। अब ये 4 बड़ी बहनों ने ही जोयस को पालना शुरू किया। बचपन से इसने सारे गम अफसोस देखे, परिवार का टूटना बिखरना, माँ का गुजरना, सब कुछ देखा। धीरे धीरे बड़ी हुई, बहनों की वजह से पढ़ाई लिखाई की, पढ़ने में तेज़ थी,
सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर उसके बाद जब इसने कॉलेज किया, उसके बाद एक नौकरी मिली एक अकाउंटेंसी के फॉर्म में, वो भी नामी अच्छे फॉर्म में, और वहाँ अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, सैलरी भी अच्छी थी, बहुत अपने आप में रिजर्व रहती थी, लोगों से घुलना मिलना कम था, लेकिन आदतें कोई भी ख़राब नहीं थी, न ड्रग्स अल्कोहल भी उतना नहीं। जितने भी जानने वाले दोस्त सभी मानते थे कि जॉयस एक अच्छी लड़की है। तो जॉयस विंसेंट की ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, बचपन की तमाम बुरी यादों से अब वो उबर रही थी, अपने पैर पर खड़ी हो रही थी। छोटी छोटी नौकरी करने के बाद उसे एक बड़ी ट्रेजरी कंपनी में नौकरी मिली, और वो रेपुटेड कंपनी थी, अर्न्स्ट एंड यंग, और यहाँ सैलरी भी उसकी बहुत अच्छी थी। तो ऐसा लगा नहीं कि अब उसकी ज़िंदगी में कोई अफसोस या बाकी ऐसी चीज़ें हैं, सब कुछ ठीक था। लेकिन कई बार बचपन की यादें उसे बहुत डराती थी। 2000 का दौर आ गया, जॉयस ठीक ठाक थी। इसी दौरान में 2001 में अचानक उसने इस कंपनी से इस्तीफ़ा दे दिया, और रीज़न बताया कि उसे घूमना है, अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना है, और अभी नौकरी नहीं करनी है, बस यही रीज़न था। 2001 में उसने दे दिया। इस दौरान में वहाँ पे जो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार होते हैं बच्चे, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करते हैं, तो ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन के पास वो रही कुछ दिन। फिर उसे लगा कि वहाँ क्या रहना। उसके बाद उसने एक छोटे से होटल में जॉब किया, और उसी होटल के करीब एक अपार्टमेंट में उसने एक सिंगल रूम लिया किराए पर। ये रूम एक्चुअली पर पर्सन पर रूम के हिसाब से होता था, सस्ता था उस इलाके में। और कहते हैं कि ये जो अपार्टमेंट था, जिसमें एक रूम में एक शख्स जो रहता था, ज़्यादातर वो लोग रहते थे जो ड्रग एडिक्ट्स हैं या ड्रग्स लेते हैं। तो वहाँ पे बड़े शोर शराबा हंगामे की भी आवाज़ आती थी, पड़ोसियों को पता था कि कौन लोग रहते हैं। लेकिन जॉयस की मजबूरी थी, पैसे इतने थे नहीं, और ये सस्ता मिल रहा था, तो उसने इसी अपार्टमेंट में एक रूम लिया। ये रूम बिल्कुल कॉर्नर में था, लास्ट में उस अपार्टमेंट के, उसके बाद और कुछ नहीं था। अच्छा, वहाँ उसने बहुत सारे अपने जो पैसे कमाती थी, और जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऑर्गेनाइजेशन थे, ये सारी चीज़ें मिलकर उसने अपनी हाउसिंग बेनिफिट्स स्कीम ले रखी थी कि अगर आप किराया देते हैं और ये है, तो वहाँ से वो पैसे डायरेक्ट ओनर को जाते हैं। तो उसने ये रूम लिया। अब इसमें 50% जो किराया था वो डायरेक्ट हाउसिंग बेनिफिट्स कॉरपोरेट के थ्रू ओनर तक पहुँच जाता था। सेम ऐसे ही बिजली का बिल का भी था। सब कुछ चलता रहा 2003 तक। अचानक लेकिन 2003 के बाद जॉयस को कोई दिखाई नहीं दी। वो अपने घर से भी बाहर नहीं निकलती। पड़ोस में बहुत सारे लोग थे, किसी ने नोटिस नहीं किया। दिन बीतता गया, हफ्ते, महीने, साल। इस दौरान में उसके दरवाजे के बाहर बहुत सारे पेपर भी पड़े हुए थे, कुछ अलग अलग। बाकी जगहों पे भी कमरे में लोग सिंगल रह रहे थे, लेकिन किसी ने कोई खबर नहीं ली। और जॉयस के कमरे से लगातार लाइट जल रही थी, टीवी की तेज़ आवाज़ चलने की भी आ रही थी। और उस अपार्टमेंट में, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ड्रग एडिक्ट्स और ये सारे लोग रहते थे, म्यूज़िक का शोर और ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो जॉयस के कमरे में लगातार टीवी ऑन और टीवी की आवाज़ भी आ रही। धीरे धीरे वक्त बीतता है, 2006 आ जाता है, जनवरी 2006। जिस हाउसिंग बेनिफिट्स कवरिंग जो पैसे और वो सारी चीज़ें देते थे, उनके थ्रू मकान मालिक को किराया जाता था, वो 50% जाता था, बाकी 50% जो है वो जॉयस को देना था। लेकिन मकान मालिक को भी फिक्र नहीं थी। करीब 3 साल हो गए थे, 3 साल तक लगातार 50% आ रहे थे, बिजली का बिल भी आ रहा था 50%। लेकिन लगा कि पूरे पैसे आए नहीं, तो 3 महीने के बाद, 3 साल के बाद मकान मालिक को ये हुआ कि ये जॉयस है कहाँ, इसे ढूंढा जाए। बाकी के पैसे इसने नहीं दिए, और तब तक इंडियन करेंसी में करीब 2.25 से 2.5 लाख रुपए हो चुके थे। 2006 की बात बता रहा हूँ, 3 साल का, लगभग 3 साल का। तो जब ये हुआ नहीं, तो फिर लैंडलॉर्ड के कहने पर उस हाउसिंग सोसाइटी के कुछ स्टाफ पहली बार 25 जनवरी 2006, 25 जनवरी 2006 को हाउसिंग स्टाफ के लोग जॉयस के रूम के बाहर जाते हैं। दरवाज़ा बंद था, दरवाज़ा बंद, लेकिन उनके पास मास्टर की भी था, क्योंकि किराए पे वो देते थे, ओनर के पास था एक। मास्टर की से दरवाज़ा खोला गया। जब दरवाज़ा खोला गया, तो जो 3-4 लोग थे हाउसिंग सोसाइटी के, वहाँ पर गए थे पैसे वसूलने किराए के लिए, उनके पैर कांप गए, क्योंकि दरवाजे के ठीक सामने एक सोफ़ा सेट रखा हुआ था, और वो तस्वीर में भी आप देखेंगे। और उस सोफे पे एक पुतला बैठा हुआ था। पहली नज़र में उनका यही था, लेकिन वो डरावना था, वो डर गए इसीलिए। लेकिन फिर करीब गए, और उससे पहले दरवाज़ा खुलते ही उन्हें एक बदबू सी भी आई, लेकिन बदबू इतनी तेज़ नहीं थी,
लेकिन था अजीब सी घुटन भरा माहौल था। वो जब करीब गए तो फिर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो जिसे एक खिलौना टाइप कुछ चीज़ समझ रहे थे, वो एक इंसानी कंकाल था और सोफे पे वैसे ही बैठा हुआ था जैसे एक बैठने की पोजीशन में इंसान होता है। ध्यान से देखा तो फिर ये तो पता चला कि ये किसी इंसान की ही लाश है, लेकिन कौन है क्या है ये किसी को पता नहीं। फौरन हाउसिंग सोसाइटी ने पुलिस वालों को फ़ोन किया। अब पुलिस पहुंची। कंकाल अब भी सोफे पर है। इसके बाद कमरे का मुआयना किया गया। देखा टीवी चल रहा है। टीवी पे BBC 1 चैनल लगा हुआ है। कमरे में रोशनी बहुत ज़्यादा नहीं थी, खिड़की बंद थी, थोड़ी सी खिड़की खुली हुई थी, अजीब सी बदबू थी, लेकिन लाइट भी ऑन, टीवी भी ऑन, सोफे पर वो और जोयस गायब। और उसी सोफे के बराबर में कुछ गिफ्ट कार्ड्स, क्रिसमस के कार्ड्स और एक शॉपिंग बैग भी रखा हुआ था। एम्बुलेंस बुलाया जाता है, लाश को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब ये कौन है किसी को पता नहीं, लेकिन उसी घर से फिर कुछ मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। उसमें दांत के कुछ डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन थे, डेंटल। उस डेंटल प्रिस्क्रिप्शन के ज़रिए उस कंकाल जो कमरे से मिला उसका फिर टेस्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि ये जो कंकाल है ये कोई और नहीं बल्कि जोयस विंसेंट की लाश है, उसी लड़की की। अब इसके बाद उस कंकाल के ज़रिए जब पता किया जाता है कि ये कंकाल, इसकी मौत कब हुई, तो पता चलता है कि इसकी मौत हुए हुए करीब 3 साल हो चुके हैं। और एक डेट जो दिया डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम और उस सारी चीज़ों को साइंटिफिक तरीके से जांच करके, दिसंबर 2003 में उन्होंने माना कि विंसेंट की मौत हुई है, दिसंबर 2003 में, और लाश मिल रही है 2006 में। अब इसके बाद मौत की वजह क्या थी, पूरी कोशिश कर ली। हालांकि उन्होंने कहा कि कई चीज़ें हो सकती है, अस्थमा का अटैक हो सकता है, यह भी हो सकता है कि कत्ल है, लेकिन कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए डॉक्टर। अस्थमा का अटैक इसलिए कि उसको अस्थमा की बीमारी थी, उससे कुछ प्रिस्क्रिप्शन मिले थे। अब खैर विंसेंट की बहनों को ढूंढा गया, उनसे पूछताछ हुई, तब उन लोगों ने बताया कि दिसंबर 2003 के बाद जोयस से न किसी ने बात की, ना उसे किसी ने देखा, और ना ही उसने कभी किसी खत का जवाब दिया, ना ही कभी कोई खत लिखा। ऑफिस से पहले रिज़ाइन कर चुकी थी, होटल में जो उसने पार्ट टाइम जॉबरी की थी वो भी छोड़ रखी थी। तो उनके बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह तय हुआ कि जोयस की मौत 3 साल पहले हो चुकी थी, और 3 साल से वो अपने कमरे में एक सोफे पर बैठी हुई थी, और लगातार 3 सालों तक वो टीवी चलता रहा, घर की लाइट जली रही, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के पैसे जो मैंने बताया आपको स्कीम के तहत ऑलरेडी पहुंच जाते थे, मकान मालिक के पास 50% पहुंच जाते थे, उन्हें लगा मिल जाएंगे बाकी। पड़ोसियों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि उनके पड़ोस में कोई है जो 3 साल से या खाली भी कर दिया या निकल नहीं रही है, देख लूँ झांक लूँ, नहीं। रिश्तेदारों ने जब उनके इतने सारे लेटर लिखे, बहनों ने भी, उन्होंने भी कभी पलट कर या पुलिस में जाकर खोजने की कोशिश नहीं की, ना कोई कंप्लेंट लिखाई। सबसे अजीब बात ये थी कि 3 साल तक दुनिया ने जोयस विंसेंट को नहीं देखा, लेकिन 3 सालों में किसी ने कोई कंप्लेंट भी नहीं की, न पुलिस कंप्लेंट की, न उसे ढूंढने की कोशिश की। और उधर जोयस विंसेंट 3 साल तक अपने ही कमरे के अपने ही सोफे पर मुर्दा पड़ी थी। 3 साल बाद जब उस कमरे का दरवाज़ा खुला तो एक कंकाल की सूरत में सामने बैठी हुई मिली। जब यह खबर ब्रिटेन और लंदन के अखबारों में, मीडिया में आई, तब वहाँ पे ऐसे ये सवाल उठे सोसाइटी और समाज को लेकर कि हम लोग किस समाज है उसमें जी रहे हैं, कि हमारे पड़ोस में क्या और हमें पता नहीं है। एक घर के एक कमरे के अंदर एक लाश 3 साल तक पड़ी हुई है और किसी को फिक्र ही नहीं हुई कि एक बार पता कर लें। एक पड़ोसी के नाते, एक रिश्तेदार के नाते, किसी और सूरत में, इंसानी रिश्तों के ही नाते कि पता कर लें ठीक तो है कि नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे अकेले रहते हैं, बीमार हो जाएं, कुछ हो जाए, लेकिन वही मैंने जैसे कहा कि हम लोग अपनी दुनिया में इतने मस्त हो गए, इतनी भाग दौड़ में, तरक्की में, कि बाकी ये सारी जो बेसिक चीज़ें हैं हम सब भूल गए। इसको लेकर उस वक्त बड़े सवाल उठे थे, सोसाइटी और सोसाइटी की जिम्मेदारी को लेकर। उस वक्त तक चला, फिर भूल गए, जैसे हम सभी करते हैं। जब कोई खबर आती है तो उसके पीछे पड़े रहते हैं, फिर जैसे जैसे वक्त बीतता है एक नई खबर की तलाश में, नई खबर की तरफ चल पड़ते हैं। पुरानी खबरों का क्या होता है हमें नहीं मालूम। एक इस कहानी को लेके बाद में एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी थी जिसका नाम था ड्रीम ऑफ ए लाइफ, एक ज़िंदगी का सपना, एक ज़िंदगी का ख्वाब। इस पूरी छानबीन के बाद उसकी जब ये चली तफ्तीश पुलिस ने, क्योंकि डॉक्टरों ने मौत की वजह को लेकर रहस्य बना दिया था कि कंक्लूजन नहीं था कि हम फाइनल कहेंगे, तभी पुलिस अपनी तरफ से लेकिन तफ्तीश करती रही कि ऐसा कैसे हुआ कि 3 साल तक एक लड़की अपने ही कमरे में कंकाल बनकर बैठी हुई है और किसी को पता नहीं चला, और क्या हो सकता है इसके पीछे।
तफ्तीश हुई तो पता चला कि 2001 में जब उसने इस्तीफ़ा दिया था और 2003 में जब उसको आखिरी बार देखा गया, तो 1 और 3 के बीच मतलब अगले 2 सालों में पहली बार जोयस की ज़िंदगी में एक लड़का आया था जो उसका बॉयफ्रेंड था। दोनों को कई बार साथ कुछ लोगों ने देखा था और वो उससे प्यार करती थी, ये भी उनके दोस्तों को पता था। लेकिन इत्तेफाक से उसके उस बॉयफ्रेंड की तस्वीर और पूरा नाम और सही पहचान किसी को नहीं मालूम थी। पुलिस को डाउट हुआ कि इस बॉयफ्रेंड का तो कहीं इसके पीछे, जोयस की मौत के पीछे कोई हाथ तो नहीं है। पुलिस ने काफ़ी कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात ये कि सच्चाई तो छोड़िए, उसके बॉयफ्रेंड की असलियत क्या थी, वो कौन था, क्या नाम था, कहाँ रहता था, कैसा दिखता था, ये तक पुलिस पता नहीं लगा पाई। आज इस बात को करीब 19 साल हो गए हैं, लेकिन जोयस की मौत की असली वजह क्या थी? नेचुरल डेथ थी, अस्थमा का अटैक था, या कुछ और वजह से मौत हुई? ऐसी क्या सूरत थी कि वो सोफे पे ही बैठी रही, और क्या वो इसी सूरत में उसकी मौत हुई थी? ये सारे वो सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन जोयस कार्ल विंसेंट की ये मौत लंदन में जिन लोगों को भी पता है, जिन्होंने इस कहानी को पढ़ा, अखबारों में इसको पढ़ी है, इस स्टोरी को, वो आज भी भूलते नहीं हैं। और ये इंसानी रिश्तों को वाकई एक झकझोर देने वाली कहानी है, जी। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है हम इसकी परवाह नहीं करते, और शायद उसी का नतीजा है बिल्कुल कैसे ऐसे घरों से ऐसी ऐसी खबरें बाहर निकलती हैं। मैंने जो शुरुआत में आपको कहा था, नोएडा की 2 बहनों की कहानी भी ऐसी थी। बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे अकेले रहते हैं, जिनके बच्चे हैं जो विदेश में रहते हैं। मुंबई की एक कहानी थी जिसमें कई हफ्तों के बाद पड़ोसियों ने शिकायत की कि घर से बदबू आ रही है, तब पुलिस पहुंची तो एक बुज़ुर्ग महिला थी, उनकी लाश मिली थी, उनकी अचानक मौत हो गई थी। तो होता यह है कि अच्छा, उनके बच्चे भी विदेश में थे, माँ ने फ़ोन नहीं उठाया 1-2 दिन, वो बेफिक्र हो गए कि किसी काम में बिजी हो गए, भूल गए। हफ्ता 10 दिन बीत जाने के बाद तब जब उन्हें फ़िक्र हुई, तब किसी जानकार पड़ोसी को फ़ोन किया। यही काम अगर वो पहले 2 दिन में कर लेते तो शायद लाश को सड़ने की नौबत भी नहीं आती। लेकिन ये होता है और अफसोसनाक है। तो ये थी कहानी उस जोयस विंसेंट की, जिसकी लाश 3 महीने बल्कि 3 साल तक सोफे पर पड़ी रही। तो सुना आपने कैसे हमारा जो कल्चर है, जो पुराने रीति रिवाज संस्कार थे, वो कैसे हमसे दूर होते जा रही है। गांव में अभी भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है। पहले होता था कि गांव में हर कोई, हर गांव के हर इंसान को, हर व्यक्ति के बारे में जानता था। लेकिन आज गांव भी इतने बड़े हो गए हैं कि इस तरफ रहने वाला उस तरफ वालों को नहीं जानता। हालांकि मोहल्ला कल्चर तो अभी बचा हुआ है गांव में, लेकिन धीरे धीरे जो शहर का कल्चर है वो भी आ रहा है, और उसकी वजह से पड़ोसी को भी उस तरीके से जो पहले जानते थे अब लोग नहीं जानते। शहर में तो यहाँ तक हालत है कि बगल में रहने वाले का ये नहीं पता होता कि वो क्या काम क्या करता है, नौकरी किस डिपार्टमेंट में करता है, या जीवन यापन के लिए क्या रोज़गार वो करता है। ये नैतिकता, जो नैतिक जीवन के मूल्य थे, वो हम खोते जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर की वजह से। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपना जितना कल्चर हो सके, जितनी संस्कृति हो सके, बचा कर रखिए। अपने बुजुर्गों के पास बैठिए, उनसे संस्कार लीजिए, और अपने कल्चर को आने वाली पीढ़ी में भी ट्रांसफ़र करिए। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी कहानी लाता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।